नमस्कार दोस्तों। अल्फा ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरएएस मेंस के लिए रिवीजन मॉड्यूल। आरएएस मेंस के रिवीजन मॉड्यूल में देखो हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो कवर कर लिए हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे स्पोर्ट्स एंड योगा हो, चाहे बिहेवियर हो, एथिक्स भी हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। ये वैसे आज थोड़ा सा एडिटिंग में ये हो गया, ये 8th लेक्चर है आज, है ना? 7th नहीं है, 8th लेक्चर है। तो ये जो हम सिलेबस कवर कर चुके हैं, ये लगभग 150 नंबर का हो गया है। मैं 250 मार्क्स का हम लोग यहाँ पर सिलेबस कवर करेंगे। फिर कुछ लोगों के जो डाउट्स थे कि एक तो राजस्थान इकोनॉमी को लेकर, तो राजस्थान इकोनॉमी को लेकर के बात करें तो राजस्थान इकोनॉमी, आपने अगर आरएएस प्री के लिए जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा राजस्थान का, तो वो इकोनॉमिक सर्वे ही आप पढ़ लोगे तो वेल एंड गुड। उससे ज्यादा बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। दूसरी बात इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी में देखो तीन मेजर पोर्शंस है ना, मतलब दो मेजर पोर्शन है इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी में एक तो राजस्थान है, एक इंडियन है और एक वर्ल्ड है। वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत छोटा सा पोर्शन है, थोड़ा सा देख लेना। इंडियन इकोनॉमी में कुछ स्कीम्स हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ दिनों बाद जैसे ये खत्म हो जाता है कि वो एक स्कीम्स के लिए मैं एक लेक्चर अपलोड कर दूं। नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर हम लोग रेगुलर अपडेट्स करते रहते हैं। तो उस पर जो अपडेट आती है, आप चाहो तो कुछ फ्री पेपर्स ले लो और वो फ्री पेपर्स में उसको नोट डाउन कर लो। और वो नोट डाउन करके उसको आप चाहे ऐसे में यूज करो, चाहे बाकी किसी भी सब्जेक्ट के आंसर में यूज करो, तो वो आप वहां से नोट डाउन कर सकते हो। और बाकी भी मेरे को क्या है कि वो जैसे जैसे चीजें मिलती रहती है या फिर मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आता है, तो मैं वो टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगता है जो ऐसे में यूज किया जा सकता है या फिर कहीं पर भी आंसर में लिखा जा सकता है, तो मैं वो वहां पर पोस्ट कर देता हूँ। तो आप उसके नोट्स बना सकते हो। मेरे पास उसके नोट्स पड़े हुए हैं, पर यही अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। तो एक बार क्योंकि ये अभी है ना, ये फिनिश हो जाए एथिक्स, और इसके बाद जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं जैसे लॉ हो गया, ऑडिट हो गया, फिर सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, ये सारे अभी रिमेनिंग ही है। तो पहले ये फिनिश हो जाए, उसके बाद में मैं वो कहूंगा। क्योंकि ये जो प्रायोरिटी वाइज अगर आप देखोगे ना, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इन्हीं की है। बाकी आप देख लो, थोड़े थोड़े मैं कोशिश करूंगा उस पर अपलोड करता रहूंगा। और उस पर पहले से भी, उस पर मैंने अक्टूबर से, जब से ये प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी, तो वो अक्टूबर से लेकर के मैंने शायद 50-100 तो कोटेशंस भी उसके ऊपर डाले हुए हैं। डेली का एक कोटेशन पहले अपलोड किया करता था मैं उस पर। तो ऐसे ऐसे करके आप उस पे से मटेरियल देख सकते हो। तो आप वो टेलीग्राम चैनल जरूर देख लेना। सेकेंडली, इसमें थोड़ा सा टाइम तो जरूर लग रहा है, पर है ना, एक्चुअली मैं जिस सॉफ्टवेयर से ये रिकॉर्ड करता हूँ वो सॉफ्टवेयर में कुछ इशू आ गया था। देन आई हैव ट्राइड टुडे कि उसको रीइंस्टॉल किया है, पर वो थोड़ी सी सेटिंग समझने के लिए मेरे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क है, कंप्यूटर्स एंड एवरीथिंग। तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। बाकी अगर एक बार ये थोड़ा सा करेक्ट हो जाए, तो लेक्चर्स है ना जल्दी जल्दी अपलोड अपलोड हो जाएंगे, है ना? क्योंकि अगर मैं बात करूं तो एक लेक्चर ऑडिट का कंप्लीट रहेगा, 4 या 5 लेक्चर मान लो लॉ के रहेंगे, और इतने ही 4-4, 5-5 लेक्चर हम लोग मैनेजमेंट और सोशियोलॉजी के देखेंगे। ठीक है, तो कोशिश करूंगा मैं कि ये सारे एक साथ जल्दी ही अपलोड कर दूं। ज्यादा डिले होगा तो फिर 10-15 दिन तो आपको भी चाहिए, तो है ना, हम लोग 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में ये कोशिश करेंगे खत्म हो जाए, और उसके बाद में 10-15 दिन आप इसको रिवाइज कर सको। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बेसिक। अब इसमें ही थोड़ा सा टाइम चला गया वैसे तो, क्योंकि अपन टाइम की बचत इतनी कर रहे हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में, आपको पता होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखी गांधीयन फिलोसफी, है ना? अब गांधीयन फिलोसफी या गांधीयन एथिक्स जो हमने देखी लेक्चर नंबर 7 में, ये लेक्चर नंबर 8 है। तो गांधी जी की पूरी फिलोसफी हमने 20 मिनट्स में, है ना, 20 मिनट्स में उसका सार निकाल लिया। जबकि अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तो एक बार क्या हुआ कि एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, उनसे किसी ने पूछा कि गांधी जी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ गांधी जी, और वो गांधी जी के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ते भी रहते थे, उनसे मिले भी थे। तो उन्होंने कहा कि आफ्टर आई रेड, गांधी जी की जो बायोग्राफी है, वो मैंने कई सारे अलग अलग राइटर्स द्वारा लिखी गई बायोग्राफी मैंने पढ़ी, और आई कैन मतलब विद होल माई हार्ट आई कैन से दैट कि अगर दुनिया में जो फ्यूचर जनरेशन आएगी, दे विल हार्डली बिलीव कि हार्ड मास का ऐसा पुतला दुनिया में रहा होगा। वो लोग सोचेंगे ये कोई एक काल्पनिक आदमी है। पर फिर भी हमने उनकी जो एथिक्स है, उनकी जो फिलोसफी है, उसको 20 मिनट में खत्म करने की कोशिश की है। बट एनीवेज, ये आरएस मेंस के पर्सपेक्टिव से है। देयर इज नथिंग लाइक, अभी हम लोग ज्ञान अर्जन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि मेंस में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग जो बचे हुए मॉरल थिंकर्स, हमने देखो वर्ल्ड के मॉरल थिंकर्स कर लिए थे। जो पूरी चार्ट है, मैं अब वापस दिखाने की तो शायद आपको जरूरत नहीं है। तो वो चार्ट में हमने सारी फिलोसफीज या सारी एथिक्स के बारे में, जो जो थिंकर्स थे उनके बारे में देख लिया था, जो वेस्टर्न थिंकर्स थे। फिर हम लोग इंडियन थिंकर्स में महात्मा गांधी के बारे में बात कर चुके हैं, और इससे पहले एक बड़ा टॉपिक हमने भगवत गीता के बारे में, श्रीमद भगवत गीता की हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं जो बाकी बचे हुए इंडियन थिंकर्स हैं उनके बारे में। और देखो, आज सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर से। अब ये रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो गुरुदेव के बारे में हम लोग बात करें तो ये सभी लोग, है ना, इंडिविजुअली तो ये लोग सभी लोग उतना ही ऊंचा ऑर्डर रखते हैं। चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हो, चाहे आगे हम लोग बी आर अम्बेडकर के बारे में पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे। पर हम लोग इसको कट शॉर्ट टू द मेन्स पर्सपेक्टिव हम लोग आते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर भी देखो, ये भी एक नियो वेदांता थिंकर थे। नियो वेदांता थिंकर मैंने आपको बताया था कि जो वेदांत को भी मानते थे, परंतु उनको लगता ये भी मानना था कि जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो भी
उनको भी सॉल्व करने की जरूरत है। तो इस वजह से इनको नियो वेदांता थिंकर्स बोलते हैं। फिर इनके आइडियाज जो इन्फ्लुएंस थे वो ब्रह्म समाज में, क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो ब्रह्म समाज के साथ में काफी समय तक जुड़े रहे। तो इनके जो आइडियाज थे वो ब्रह्म समाज में वो ब्रह्म समाज से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, और इन्होंने नया एक इंटरप्रिटेशन, ही गेव न्यू इंटरप्रिटेशन टू द टीचिंग्स ऑफ ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय और उनकी टीचिंग्स आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ी बहुत पढ़ रहे होगे तो उसको देख लेना, एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। तो जैसे राजा राम मोहन रॉय के बारे में अगर 50 वर्ड्स आ जाता है कहीं से भी, ये ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो भी थोड़ा देख लेना। ठीक है। फिर इन्होंने कोई, देखो रविन्द्रनाथ टैगोर है ना, ये अपने पूरे जीवन काल में इन्होंने जितने क्षेत्रों में काम किया है हम उसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते। परंतु इन्होंने कभी कोई फिलोसफी के ऊपर अलग से किताब नहीं लिखी, अपने फिलोसफिकल आइडियाज हो चाहे एथिक्स के ऊपर हो, ये सब के बारे में इन्होंने कोई किताब नहीं लिखी। परंतु ये संगीत के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से जो चीजें लिखते थे उनसे अपन को सार निकाल करके और फिर हम इनकी एथिक्स और इनके फिलोसफिकल आइडियाज की चर्चा करते हैं। तो देखते हैं, ही डिड नॉट राइट एनी सेपरेट बुक ऑन फिलोसॉफिकल आइडियाज, थ्रू हिज स्टोरीज, हिज पोएम्स, हिज सॉन्ग्स, नॉवेल्स एंड एक्सेट्रा, इनके प्लेस जो होते थे वो, उसकी वजह से ये जाने जाने लग गए, है ना, उनके जो फिलोसफिकल आइडियाज हैं वो एग्जिस्टेंस में आए। फिर अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूमन बीइंग हैज पावर टू रियलाइज गॉड। अब ही ऑल्सो इम्पोज ह्यूमन क्वालिटीज ऑन गॉड लाइक इमोशन, सेंसिटिविटी एक्सेट्रा। और इनका सबसे बड़ा योगदान जो माना जाता है वो है इन्होंने ह्यूमैनिफिकेशन कर दिया भगवान का, है ना, क्योंकि ये क्या है, देखो मानववादी थे, और ह्यूमैनिफिकेशन ऑफ गॉड और गॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस कर दिया। इन्होंने कहा कि भगवान अगर मानना है तो जन जन में भगवान है, हर चीज में आप भगवान मान रहे हो तो जन जन में भगवान है, जन को भगवान मानो आप। अगर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी इसके बारे में बताऊं, तो देयर वाज एक आदमी था जो डेली मंदिर आया करता था, और वो मंदिर आकर के और मतलब शिवलिंग के ऊपर वो दूध चढ़ाया करता था। तो वो दूध चढ़ाता, और गुरुदेव उसको रोज देखा करते थे, और रोज देख करके गुरुदेव ने उसको एक दिन पकड़ लिया, बोले आप रोजाना यहाँ पर आते हो, आपको कितने समय से आप ये पूजा पाठ कर रहे हो और ये दूध यहाँ पर चढ़ा रहे हो। तो उसने बोला कि मैं 40 साल से ऐसा कर रहा हूँ। तो वो बोले 40 साल से ऐसा कर रहे हो फिर भी आपको ब्रह्म की प्राप्ति हुई नहीं? तो वो बोले ब्रह्म की प्राप्ति, हाँ अभी तक तो मुझे नहीं हुई। तो गुरुदेव ने बोला कि देखो ये जड़ और चेतन वाला संबंध है, कि जो जड़ चीज है उसमें आप चेतन की आशा कर रहे हो, है ना, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको 40 साल हो गए ये करते हुए, परंतु अगर आप चाहो तो मैं आपको ऐसा एक दिन में प्राप्त करवा सकता हूँ, क्या ब्रह्म का दर्शन करवा सकता हूँ। तो उसने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप कल आना। फिर कल ये उसको लेकर के गए एक छोटे बच्चे के पास में, और एक गरीब माँ और उसका छोटा बच्चा था। उस बच्चे ने कभी जीवन में दूध नहीं पिया था। तो उस बच्चे को थोड़ा सा उन्होंने दूध पिलाया, और वो दूध जैसे ही उसके मुंह में गया तो उसके जो स्वाद जैसे ही उसको लगा, उसके बाद में उसके अंदर एक चमक आ गई। और वो चमक जो दर्शन था, तो गुरुदेव ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने उस आदमी से कहा कि ये ब्रह्म के दर्शन है। इस द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, उन्होंने गॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स किया, है ना, और ह्यूमनिफिकेशन ऑफ गॉड किया। क्योंकि उन्होंने कहा, जो मानववादी, वैसे भी मानववादी विचारधारा के जो लोग होते थे, वो उनका विचार यही था कि आप मानव को केंद्र में रखोगे तभी सारे काम करोगे तो वो काम सक्सेसफुल होंगे। ठीक है। और बाकी अगर आप भगवान को मान लोगे, अभी फिलोसफी में तो जर्मन थिंकर्स ऐसे बहुत सारे रहे हैं, हीगल हो चाहे नित्शे हो, ये सारे लोग ऐसी कई बातें करते हैं। ठीक है। चलो आगे स्टोरीज के ऊपर नहीं जाते हुए हम लोग आगे देखते हैं। फिर ये आइडिया देते हैं, देखो स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म का, है ना। स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म क्या कहती है कि ऑल लिविंग बींग्स, जो अमंग ऑल लिविंग बींग्स ह्यूमन बींग जो है वो सुपीरियर है। और बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट ह्यूमनिज्म ऑफ वेस्ट, है ना, जो वेस्ट का ह्यूमनिज्म जिसकी अपन बात कर रहे हैं, निश्चय का ह्यूमनिज्म हो चाहे किसी और वेस्टर्न थिंकर का हो। क्योंकि वेस्ट का जो ह्यूमनिज्म है ना, वो किस फैक्ट पे बेस्ड है कि ह्यूमन रीजन कर सकता है ना, क्योंकि उसमें इंसान में तार्किक क्षमता होती है, इसलिए वो कहते हैं कि है ना ह्यूमन सुपीरियर है। पर जो स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म है ना, वो ऐसी कोई बात नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूमन बीइंग इज सुपीरियर बिकॉज ही हैज स्पिरिचुअल और क्रिएटिव पावर, है ना, स्पिरिचुअल पावर होती है उसमें और क्रिएटिव पावर उसमें होती है, इसलिए उसको सुपीरियर माना इन्होंने। फिर अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूमन बीइंग हैज टू एस्पेक्ट्स, दो एस्पेक्ट्स कौन से हैं, एक तो फाइनाइट एस्पेक्ट है और एक इनफाइनाइट एस्पेक्ट है। फाइनाइट एस्पेक्ट तो क्या है, उसका जो बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर बेस्ड है, और इनफाइनाइट एस्पेक्ट क्या है, स्पिरिचुअल या क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। तो ये उसका फाइनाइट और इनफाइनाइट एस्पेक्ट हो गया। फिर एक इनकी थ्योरी मिस्टिसिज्म से रिलेटेड है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर एक्सप्लेन करते हैं ह्यूमन बीइंग्स, नेचर और सोसाइटी को एक मिस्टिक वे में। अब देखो मिस्टिक वे में कैसे, ह्यूमन कैरेक्टर हैज डिफरेंट डायमेंशंस, है ना, और इट इज नॉट ऑलवेज गुड एंड बैड, है ना। हमेशा अपन जो नॉर्मली जनरल वे में देखें तो हम हमेशा किसी भी चीज को या ह्यूमन कैरेक्टर को किस बेसिस पे तुलना करते हैं, या तो कोई चीज अच्छी है या कोई चीज बुरी है। पर ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। फिर ये इसके बाद बताते हैं, ही ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल इवेंट्स जो होते हैं उनको भी इन्होंने डिवाइन एक्सप्रेशन बोला है, और नेचुरल इवेंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, ह्यूमन की पर्सनालिटी को, पर्सनालिटी या फिर पर्सन को डिफरेंटली ये इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि ये डिवाइन एक्सप्रेशन माने हैं। फिर आगे देखो, इन सोसाइटी देयर इज गुड एज वेल एज एविल, और ये कह रहे हैं कि दोनों को ही हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, वी शुड एक्सेप्ट सोसाइटी, जैसी सोसाइटी है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए।
ठीक है। फिर इसके बाद में इनके कुछ आइडियाज हैं जो रिलेटेड टू एजुकेशन है। एजुकेशन के क्षेत्र में देखो इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज भी अगर आप देखोगे तो आपने 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें कुछ एलिमेंट आपको रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा या उनकी शिक्षा पद्धति का मिलेगा। इनके आइडियाज जो एजुकेशन से रिलेटेड है, मैं आपको बताऊं तो ये क्या है कि ये बंगाल में रहते थे और ब्रिटिश एरा के टाइम पर बंगाल में जो स्कूल्स थी वहां पर ज्यादातर मीडियम था इंग्लिश। और इनके जो पिताजी थे, ही वांटेड हिम टू स्टडी संस्कृत, है ना, संस्कृत पढ़ाना चाहते थे इनको। और संस्कृत के साथ साथ पढ़ाना चाहते थे जो बंगाली थी, लोकल लैंग्वेजेस, मतलब उनको पढ़ाना चाहते थे जो हमारी लैंग्वेज है, क्योंकि उनका मानना था कि इससे बच्चा ज्यादा सीख सकता है। इंग्लिश वो मानते थे कि इंग्लिश जरूरी है टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड, बट टू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और बाकी डेवलपमेंट के लिए जो लोकल लैंग्वेज है उसकी ज्यादा जरूरत है। तो इस वजह से वो जब स्कूल गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो सब इंग्लिश में ही चल रहा है, तो फिर उन्होंने स्कूल जो बेसिक उनकी फॉर्मल एजुकेशन थी वो छोड़ दी। उसके बाद में उनको घर में ही कुछ शिक्षक पढ़ाने आया करते थे। फिर इनके पिताजी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, है ना, ये लोग क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को ये लोग टैलेंट सर्च बोलते थे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्यों कराई जाती है, ताकि आप एक बच्चे को दो तीन ऐसी एक्टिविटीज कराओ और उसमें से पता लगाओ कि क्या इसमें कोई ऐसा एसेंस है, कोई ऐसा टैलेंट है जो हम लोग खोज ही ना पाए अगर वो करिकुलर एक्टिविटीज नहीं कराएं। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे आराम से। तो ये बात करते हैं आइडियाज रिलेटेड टू एजुकेशन में, कि ये अपोज करते हैं फॉर्मल एजुकेशन को। सबसे पहली बात तो है बिकॉज फॉर्मल एजुकेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, सबको यूनिफॉर्मली दिया जा रहा है, जबकि सबके टैलेंट और सारी चीजें यूनिफॉर्म तो नहीं हो सकती। तो फॉर्मल एजुकेशन डज नॉट प्रमोट क्रिएटिविटी को भी प्रमोट नहीं करता है। और इट हैज सेपरेटेड पर्सन फ्रॉम नेचर, नेचर से भी सेपरेट कर देता है एक पर्टिकुलर इंसान को। ठीक है। फिर ये एजुकेशन शुड बी गिवन इन मदर टंग, जो हमने बात की पहले, मदर टंग, ऑल्दो टू नो अदर कल्चर्स एंड आइडियाज, अदर लैंग्वेजेस कैन बी लर्न, है ना, अदर लैंग्वेजेस आप सीख सकते हो ताकि दूसरे कल्चर्स का पता चले, आइडियाज का पता चले, पर बाकी चीजें जितनी भी एजुकेशन होनी चाहिए वो मदर टंग में होनी चाहिए। इसलिए कहते थे कि ब्रॉड रिफॉर्म्स चाहिए ना, रिफॉर्म्स मतलब कि अमूल चूक परिवर्तन एजुकेशन सिस्टम में हमको चाहिए। उसके लिए इन्होंने देखो एक स्कूल भी ओपन किया था, शांति निकेतन जिसका नाम था। और ये आपको थोड़ी बहुत छोटी मोटी स्टोरीज उसके बारे में पता हो तो पता होंगी। फिर इसके अलावा इनके एजुकेशन के बाद में विचार आते हैं देखो इंटरनेशनल रिलेशन पे। और ये इंटरनेशनलिज्म के ऊपर क्या कहते हैं कि ये नेशनलिज्म को अपोज करते हैं, है ना, जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है, उसको ये अपोज करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को आप जोग्राफिकल बाउंड्रीज में, है ना, एक देश की जोग्राफिकल बाउंड्रीज होती है, पर ह्यूमन बीइंग के दिमाग में क्या कहीं पर भी जोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं क्या? तो ऐसी कोई बाउंड्रीज ह्यूमन बीइंग के दिमाग में ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है, वो बनाई जाती है। तो ये इंटरनेशनलिज्म के सपोर्टर थे और ये अपोज करते थे किसको, नेशनलिज्म को अपोज करते थे। इन इंटरनेशनल रिलेशन द पॉलिसी ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, है ना, वन अर्थ वन वर्ल्ड वन फैमिली, आपने सुना होगा G20 समिट वाला जो था, तो वो अडॉप्ट करना चाहिए इनके अनुसार। फिर ये इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करते हैं। इगैलिटेरियन सोसाइटी मतलब इक्वालिटी टू ऑल, है ना, अकॉर्डिंग टू हिम सच अ सोसाइटी शुड बी क्रिएटेड व्हिच इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, रेस एटसेट्रा। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने बात की किसकी, रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव की। देखो फिर हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। अब देखो बहुत सारी स्टोरीज इनके बारे में भी आपको आपने मतलब ऐसे सुनी ही होंगी, पर हाँ, इनसे जब भी आप रिलेट करो तो हमेशा यूथ को सोच करके रिलेट करना। यूथ के ऊपर ही इनका बहुत ज्यादा फोकस रहता था और ये चाहते थे कि यूथ जो है कंट्री का वो बहुत ही ऑर्गेनाइज और बहुत ही क्योंकि उसी से जो चेंजेस हैं सोसाइटी में, जो चेंजेस लाने की बातें ये लोग कर रहे हैं वो यूथ ही ला सकता है। ठीक है। तो देखते हैं क्या है। ये भी देखो न्यू वेदांता थिंकर थे। इनके जो आइडियाज थे वो इन्फ्लुएंस थे किससे, ब्रह्म समाज से, वेदास, उपनिषद, भगवत गीता और रामकृष्ण परमहंस इनके टीचर थे, है ना। स्वामी विवेकानंद जी को जब पता चला कि है ना ध्यान और ये सारी चीजें करने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, तो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ये कई टीचर्स के पास इधर उधर गए और ये पूछते थे लोगों से, उन टीचर से, कि क्या आपको कभी ब्रह्म की प्राप्ति हुई है? तो वो कहते थे कि नहीं, हमें तो नहीं हुई। तो ये इनका सवाल सीधा यही होता है, आपको हुई नहीं तो आप कैसे मुझे बता सकते हो? तो वैसे ही करके देन ही फाउंड रामकृष्ण परमहंस। तो फिर उनके पास ही जाकर के उनसे इन्होंने शिक्षा ली। फिर अकॉर्डिंग टू हिम ब्रह्म जो है इज फंडामेंटल एलिमेंट एंड इट इज कंप्लीटली कॉन्शियस, है ना, बट ही डिड नॉट रिजेक्ट मटीरियलिज्म। मटीरियलिज्म को ये इन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, है ना। कुछ चीजें हैं जो बहुत ही आपको यूनिक लगेंगी कि आप देखो कि ये बिल्कुल एक संत महात्मा हो या सन्यासी हो वैसे रहते थे, पर ये मटीरियलिज्म को रिजेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ये कह रहे हैं कैन बी इंश्योर्ड थ्रू मटीरियल डेवलपमेंट, मटीरियल डेवलपमेंट के साथ में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को इंश्योर किया जा सकता है। फिर देखो अकॉर्डिंग टू हिम देखो दोज एक्शंस आर एथिकल, कौन से एक्शंस एथिकल ये बताते हैं, जो अनसेल्फिशनेस के साथ हैं, अल्ट्रुइज्म के साथ में जो एक्शंस किए जाते हैं वो एक्शंस क्या है, एथिकल है, मॉरल है। और जो सेल्फिशनेस के साथ में जो किए जाते हैं वो इमोरल एक्शंस हैं। और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है एथिक्स का वो क्या है कि टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल। हमने जैसे शुरुआत में जो पहला लेक्चर था आप याद करो, हमने पहले लेक्चर में क्या बात की थी कि एथिक्स की जरूरत क्यों है ना, व्हाई एथिक्स इज नीडेड। तो टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल, ताकि सोसाइटी में एक ऑर्डर मेंटेन रहे। फिर नो कंट्री, इनका एक अच्छा स्टेटमेंट ये है कि नो कंट्री बिकम्स ग्रेट ड्यू टू इट्स लॉज एंड रूल्स ऑफ पार्लियामेंट, कंट्री बिकम्स ग्रेट बाय कंडक्ट ऑफ सिटीजंस। ये वैसे एक अफ्रीकन प्रोवर्ब भी माना जाता है, इनके द्वारा भी ये स्टेटमेंट माना जाता है। फिर देखो आप ऑनलाइन ऑनलाइन निकल गया,
ओनली सोशल वेलफेयर कैन इंश्योर इंडिविजुअल वेलफेयर, है ना। सोशल वेलफेयर से ही इंडिविजुअल, अपन ने जो इतने सारे पहले थिंकर्स देखे, हमने देखा कि कई थिंकर्स ऐसी बात करें कि जो जो स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की कॉन्शियस में, उसमें पहले इंडिविजुअल आता है, फिर सोशल आता है, फिर उसके बाद में आदमी मतलब सोशल से भी, सोसाइटी से भी ऊपर उठ जाता है। परंतु ये क्या कह रहे हैं, सोशल वेलफेयर, ये डायरेक्टली कह रहे हैं सोशल वेलफेयर इंश्योर होगा कैसे, इंडिविजुअल वेलफेयर से नहीं होगा। जो इंडिविजुअल वेलफेयर है वो सोशल वेलफेयर में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। सोसाइटी का जो सोसाइटी का उद्धार होगा तो इंडिविजुअल का भी उद्धार हो जाएगा। फिर ये कहते हैं मेन प्रॉब्लम, देखो एथिक्स में ये बताते हैं कि एथिक्स है ना जो बहुत इंस्ट्रक्टिव है नेचर में, क्योंकि हमको ये तो बताया जाता है कि आप चोरी मत करो, आप झूठ मत बोलो, पर ऐसा नहीं बताया जाता कि ऐसा क्यों मत करो, चोरी क्यों नहीं करनी है, झूठ क्यों नहीं बोलना है, किसने बताया कि ये झूठ बोलना गलत है ना। तो बट वाई दिस शुड नॉट बी डन इज नॉट टॉट, एंड हाउ इट कैन बी प्रैक्टिस्ड ये भी नहीं डिस्कस किया जाता है। और इसी वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस मोरालिटी इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन आर बिहेवियर, इस वजह से हमारे बिहेवियर में मोरालिटी नहीं रिफ्लेक्ट होती है। तो मतलब इनका कहने का मतलब है कि आप बताओ कि चोरी क्यों नहीं करनी चाहिए, और चोरी नहीं करना है तो उसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए, उसके बारे में डिस्कशन करो। झूठ नहीं बोलना है तो उसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए। फिर ये कहते हैं, देखो इनका जो रोल है अवेकनिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ इंडिया में, तो वो आपको पता है शिकागो कॉन्फ्रेंस में, है ना, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो वो आपको पता है 11 सितंबर 1893 में इन्होंने री एक्सप्लेन किया आइडियल्स ऑफ सनातन धर्म, है ना। आप देखो शंकराचार्य के बाद में अगर कोई ऐसा इंसान है जो वर्ल्ड लेवल पर, है ना, शंकराचार्य ने तो जो सनातन धर्म का जो पतन हुआ उसके बाद में उद्धार किया, पर ये भी ऐसा ही कुछ काम कर रहे हैं 1893 में, मतलब 19th सेंचुरी के एंड में आते आते जो सनातन धर्म की जो दुर्गति वर्ल्ड में हो रही थी, जो नॉलेज नहीं थी लोगों को इसके बारे में, उससे अवगत किसने कराया, स्वामी विवेकानंद ने। फिर ये एक्सप्लेन करते हैं सनातन धर्म को एज यूनिवर्सल सार्वभौमिक, उसको बताते हैं, और ये इंक्लूड करते हैं कि ऑल अदर रिलीजन और सेक्ट्स क्या है इसमें इंक्लूडेड है सनातन धर्म में। फिर ये देखो अलग अलग बातें जो और इनकी हैं, वैल्यूज आर डेवलप्ड इन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू इट्स नीड्स, है ना। जो वैल्यूज होती है सोसाइटी में अकॉर्डिंग टू इट्स नीड डेवलप हो जाती है। जैसे इंडियन सोसाइटी की नीड स्पिरिचुअलिटी की थी, तो स्पिरिचुअलिटी वैल्यू इसमें डेवलप हो गई। जैसे साइंस और मटीरियलिज्म की जो नीड थी वो वेस्टर्न सोसाइटी में क्रिएट हुई, तो वहां पर वो डेवलप हो गई। तो हमको साइंस और जो ये मटीरियलिज्म जैसी चीजें हैं, या साइंस पर्टिकुलरली देखें तो ये वेस्टर्न सोसाइटी से हमको भी लर्न करनी चाहिए, क्योंकि आज भी आप देख लो तो आप अमेरिका चले जाओ, इंडिया में इतने योगा के इंस्टीट्यूट्स या फिर इतने योगा के कोचिंग सेंटर्स नहीं खुले हुए होंगे, इतने स्टूडियोज नहीं खुले होंगे जितने आप न्यूयॉर्क की गलियों में देख सकते हो। तो ये स्पिरिचुअलिटी जब वेस्टर्न सोसाइटी हमसे लेने के लिए तैयार है, तो हमें भी साइंस और मटेरियलिज्म उनसे लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, है ना। उतना एक्सेस मटेरियलिज्म मत लो, पर एक जो सीमित है वो तो लेना चाहिए। फिर ही एक्सेसिवली एम्फेसाइज्ड ऑन स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ। ठीक है, ये इनका बहुत बड़ा कोटेशन माना जाता है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये फोकस करते हैं यूथ पे, है ना। ये यूथ पे, और यूथ में ये चाहे मेंटल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे फिर रिलीजियस, इकोनॉमिक, हर तरह की स्ट्रेंथ यूथ में होनी चाहिए। तो इसलिए ये बोलते हैं स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ। फिर इसके बाद में जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है ना, या फिर जो लोग, किसी को अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना है तो उसके लिए हमको पॉवर्टी को एंड करना पड़ेगा और सर्व करना पड़ेगा पुअर को एज इन द फॉर्म ऑफ दरिद्र नारायण। दरिद्र नारायण का मतलब क्या हुआ कि पुअर को सर्व करना इन द फॉर्म ऑफ गॉड, क्योंकि पुअर को सर्व करना और गॉड को सर्व करना इन्होंने इक्वली माना है। सिमिलरली आपको पता है, जैसे अभी रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में हमने बात की, तो वो भी यही तो कह रहे हैं, वो मानव को रिलेट करके कह रहे हैं, पर ये गॉड को डायरेक्टली बोल रहे हैं, तो ये पुअर को रिलेट कर रहे हैं गॉड से। इफ रिलीजियस टीचिंग्स आर गिवन टू पुअर देन इट इज एन इंसल्ट टू हिम, है ना। अगर आप रिलीजियस टीचिंग्स दोगे उसको, जिसको रोटी ही नहीं मिली है, तो उसको रिलीजियस टीचिंग, मतलब भूखे पेट ना भोजन हो तो गोपाला, ऐसी कुछ स्टेटमेंट जो है, तो वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप देखो फिर इसके आगे ये कहते हैं टू बिकम सोशली स्ट्रांग ऑल टाइप्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन शुड बी रिमूव्ड, है ना। सोशल डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने की बात होती है, और ये सपोर्ट करते हैं किसको, विमेन लिबर्टी और एम्पावरमेंट को। रिलीजियस सुपरस्टिशन को अपोज करते हैं, रिचुअलिज्म को ये अपोज करते हैं, और ये कहते हैं कि जो रिलीजियस एविल्स है ना हिंदू रिलीजन के, उसने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, किसमें, किचन में ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। और आज भी आप देख लो जो विमेन्स हैं, अगर आप थोड़ी बहुत चलो एम्पावरमेंट लिबर्टी आई है, परंतु फिर भी आपको कहीं ना कहीं ये हिंदू रिलीजन की कमी नजर आ जाएगी कि उसने अपनी महिलाओं को खास तौर पे किचन तक सीमित करके रखा है। फिर टू बिकम पॉलिटिकली स्ट्रांग, ये कहते हैं पॉलिटिकल स्लेवरी शुड एंड एंड वी शुड गेट फ्रीडम। पॉलिटिकल स्लेवरी एंड हो जानी चाहिए और हमको फ्रीडम मिलनी चाहिए। अ पर्सन शुड बी फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग। ये देखो फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में आई पर्सनली डाउट कि मैं इतने सारे थिंकर्स के बारे में खुद भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, और थोड़ा बहुत हम लोग ये आरएस के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो भी मैं देख रहा हूँ इतने सारे थिंकर्स में कोई भी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को साथ में लेकर के नहीं चलता है ना। पर ये कहते हैं कि फिजिकली और मेंटली दोनों स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज स्पिरिचुअल जो मैसेज है ना वो वीक पर्सन द्वारा अटेन नहीं किया जा सकता है ना। फिर ये ही कंसिडर्स रोल ऑफ यूथ एज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग में रोल ऑफ यूथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ही गेव टीचिंग्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वेलफेयर एंड सेल्फ नॉलेज टू यूथ।
तो ये स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बेसिक बातें हैं। देखो हम उतना ही कवर कर रहे हैं जितना हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आई स्टिल रिक्वेस्ट यू, अगर आप ये लेक्चर्स देखते हो तो आप कमेंट में ये जरूर बताएं। देखो आई वुड नेवर टेल यू टू गो एंड सब्सक्राइब समथिंग और समथिंग नॉट, वो आपके विवेक पर निर्भर करता है। पर अगर आप ये सब लेक्चर्स देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप कमेंट करते हो, और वो कमेंट में आप ये चीज बताते हो कि डिड यू लाइक इट और नॉट, मतलब आर यू बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट। क्योंकि ये जो ऐसे है ना, ये वर्चुअली पढ़ाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ये क्योंकि ये बहुत मोनोटोनस हो जाता है ना, एक डायलॉग के फॉर्म में नहीं चलता है, मोनोलॉग हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है। फॉर मी इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि आपको ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं। स्टिल आप लोग कमेंट्स कर ही रहे हो, पर फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप है ना ज्यादा से ज्यादा इसमें जब भी आप देखो तो कमेंट किया करें। फिर देखो एस राधाकृष्णन के बारे में बात करेंगे। अब हमने जो पहले पिछले लेक्चर में भी मैं आपको बता रहा था कि एस राधाकृष्णन की फिलॉसफी बहुत ही विस्तृत फिलॉसफी है, और बहुत मतलब अगर आप इनके बारे में पढ़ोगे तो इन कोई मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये फिलॉसफी का कोई ऐसा पहलू है जो इन्होंने टच नहीं किया हो। और बहुत ही मतलब है ना वेदांता को स्टैब्लिश करने में, चाहे सनातन धर्म की बात करने में, ये सब में इन्होंने बहुत अपना योगदान दिया है। तो ये भी देखो नियो वेदांता थिंकर है ना, ये सब हमने पहली बात कर ली है। अकॉर्डिंग टू हिम कोर ऑफ इंडियन फिलोसफी क्या है, वेदांत फिलोसफी किसकी, शंकराचार्य जी की जो वेदांत फिलोसफी है उसको ये कोर मानते हैं। फिर ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिम फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ जो यूनिवर्स है वो बताते हैं ये परम सत्य को, है ना, इट इज कंप्लीट कॉन्शियस है, इनफाइनाइट है और फ्री है। और ये कैसे एक्सपीरियंस किया जा सकता है, इंट्यूशन से, है ना, अंतः प्रज्ञा से, है ना। इंट्यूशनिज्म अपन ने देखा था, अंतः प्रज्ञावादी, तो ये सिमिलर थॉट्स ये अपने रखते हैं। फिर ये हार्मोनाइज करते हैं ऑपोजिट आइडियोलॉजीज लाइक रिलीजन एंड साइंस, आइडियलिज्म एंड रियलिज्म, मॉडर्निज्म एंड ट्रेडिशनलिज्म, इन सबको ये ओपोजिट के जो आइडियाज रिलेटेड टू रिलीजन है, कहते हैं कि दो एस्पेक्ट होते हैं रिलीजन के। दो कौन कौन से एस्पेक्ट हैं, एक तो एक्सटर्नल एस्पेक्ट है और एक इंटरनल है। और ये जितनी भी लड़ाई चल रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो दो समाज के बीच में या दो रिलीजन्स के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो एक्सटर्नल एस्पेक्ट की वजह से चल रही है। तो एक्सटर्नल एस्पेक्ट है क्या, इट इज रिलेटेड टू, देखो प्लेस ऑफ प्रेयर, है ना, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, कुछ भी हो, प्लेस ऑफ प्रेयर, मेथड्स ऑफ प्रेयर, रिलीजियस टेक्स्ट जो है और कस्टम्स जो है। फिर इंटरनल एस्पेक्ट क्या होता है, ये कोर मैसेज है रिलीजन का, और इसके अकॉर्डिंग तो क्या है, सभी रिलीजन इक्वल ही है। अगर किसी को ये समझ में आ जाए इंटरनल एस्पेक्ट या कोर मैसेज ऑफ रिलीजन, तो उसको पता चल जाएगा कि सारे रिलीजन एक ही बात कर रहे हैं, तो लड़ाई का कोई अर्थ नहीं है। So the main reason of religious conflict is due to emphasis on external aspect of religion. If internal aspect is emphasized, then religious conflict can be resolved. आइडियाज इन्होंने देखो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ आइडियाज दिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिम मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओवरऑल डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग का करना, मतलब चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, इंटेलेक्चुअल हो, सोशल, मॉरल और स्पिरिचुअल, पूर्णतः होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। और इनका स्टेटमेंट है, एजुकेशन इज नॉट मियरली ट्रेनिंग द माइंड, इट इज ट्रेनिंग द सोल। सोल की ट्रेनिंग एजुकेशन है, नॉट ट्रेनिंग द माइंड। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो आपको पता है बहुत ही चर्चित और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हमारे समाज में माने गए हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता हैं। तो हम लोग वैसे भी इनको जानते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे। तो देखते हैं, ये देखो ये एक रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल थिंकर है, ये नियो वेदांती थिंकर नहीं है। ये एम्फेसाइज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे, लॉज पे, है ना। इनका मतलब जो सोसाइटी को स्टैब्लिश करने का ऑर्डर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से, लॉज से है। फिर इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है। ये सपोर्ट करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जैसे कि इक्वालिटी हो गई, फ्रैटर्निटी, लिबर्टी, सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सेक्युलरिज्म। ये सारे आइडियाज अपने कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में पढ़े ही होंगे। ये वर्क टू रिमूव सोशल एंड कास्ट बेस्ड, है ना, ईस्ट बेस्ड नहीं, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी। इन्होंने जैसे ज्यादातर इनका जितना भी काम रहा, अपार्ट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इनका जो काम रहा वो उद्धार के लिए, सोशली जो बैकवर्ड कास्ट है उनके उद्धार के लिए इन्होंने काम किया। फिर अकॉर्डिंग टू हिम देखो दो डायमेंशंस एक कास्ट के होते हैं, चाहे आप सोशियोलॉजी जब हम देखेंगे तो भी हम लोग देखेंगे कास्ट और जो कास्ट सिस्टम वगैरह के बारे में। तो इन्होंने कहा दो डायमेंशन है कास्ट के, क्या क्या, एक तो इकोनॉमिक डायमेंशन है, एक सोशल डायमेंशन है। इकोनॉमिक डायमेंशन मतलब किसी कोई कैसा काम कर रहा है, किसी के पास कितना पैसा है, और सोशल डायमेंशन मतलब सोशल पोजीशन क्या है, उसकी प्रेस्टीज क्या है। और ये कह रहे हैं कि जो जो इकोनॉमिक डायमेंशन है ना वो तो वीकन होता जा रहा है, दोनों जो जितनी भी कास्ट है उसमें ये डिफरेंसेस कम होते जा रहे हैं, पर सोशल डायमेंशन में अभी तक भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो देखो क्या कह रहे हैं, इकोनॉमिक डायमेंशन में इट डिसाइड्स व्हाट काइंड ऑफ वर्क अ पर्सन विल डू इन सोसाइटी, है ना, सोसाइटी में एक आदमी कैसा काम करेगा, ये इकोनॉमिक डायमेंशन में आता है। और सोशल डायमेंशन में क्या आता है, सोशल पोजीशन, प्रेस्टीज ऑफ अ पर्सन। और विद टाइम इकोनॉमिक डायमेंशन तो कमजोर होता जा रहा है, परंतु सोशल डायमेंशन के बारे में ये बात करते हैं, सोशल डायमेंशन कमजोर नहीं हो रहा है। इवन आज, है ना, 2024 यू कैन सी डिस्क्रिमिनेशन गोइंग ऑन इन वेरियस प्लेसेस। फिर हिंदू रिलीजन में ये कहते हैं कि हिंदू रिलीजन की एक कॉमन ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, और रिलीजियस पोस्ट जितनी भी हैं, चाहे मंदिर हो चाहे कहीं पर भी जो रिलीजियस पोस्ट होती हैं, उनको एक एग्जाम के थ्रू फुलफिल करा लो, तभी तो एक जो लोअर कास्ट इंडिविजुअल जिसको लोअर कास्ट माना जा रहा है वो
वो काम कर सकेगा जो अपर कास्ट लोग कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक जो ये डायमेंशन है ये और वीकन होता जाएगा, और उसके साथ में धीरे 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 करके जो सोशल डायमेंशन है उसको वीकन करने की कोशिश की जाएगी, सोशल पोजीशंस और प्रेस्टीज इक्वालिटी की तरफ जाएगी। फिर ही ऑल्सो एडवाइज दैट दे शुड गिव अप ट्रेडिशनल प्रोफेशंस, जो लोअर कास्ट लोग हैं उनको ये एडवाइस करते हैं कि उनको ट्रेडिशनल प्रोफेशन गिव अप कर देना चाहिए, और उसके लिए एजुकेशन इज मस्ट, है ना। एजुकेशन के ऊपर इनका बहुत बड़ा फोकस रहा है कि अगर आपको किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन एंड करना है तो आप एजुकेशन से वो कर सकते हो। फिर टू एंड सोशल ये डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये डिस्क्रिमिनेशन सोशल डायमेंशन है या फिर हाँ, ये सोशल डायमेंशन जो ऊपर हम लोग बात कर रहे थे उसकी बात कर रहे हैं। तो टू एंड सोशल डायमेंशन या इसको डिक्रीज करने के लिए इंटरकास्ट मैरिजेस होनी चाहिए और इंटरकास्ट डाइनिंग को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में ये कुछ और इनके जो आइडियाज हैं, जैसे वर्ण सिस्टम जो हमने लास्ट टाइम पे गांधी जी के साथ में देखा था, वर्ण सिस्टम वो वर्ण व्यवस्था को सपोर्ट करते हैं, तो ये डिसएग्री करते हैं महात्मा गांधी जी की उस बात पे, और ये कहते हैं कि ये जो चेंज ऑफ हार्ट वगैरह है ना सर, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसके लिए हमको चाहिएगा क्या, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन इसके लिए चाहिए, है ना। और ही सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म, सपोर्ट करते हैं हिंदूज, ही क्रिटिसाइज हिंदुइज्म फॉर कास्ट एंड वर्ण सिस्टम। फिर इन्होंने आपको पता है बाद में बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था, और उसमें भी ये ब्रॉड रिफॉर्म्स की बात करते हैं, और नवयान इन्होंने एक सेक्ट बुद्धिज्म में चलाया। फिर वुमेन राइट्स की, इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इस्लाम में ज्यादा है और वायलेशन होता है बहुत ज्यादा किसका, वुमेन राइट्स का। ये सपोर्ट करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट को, और इनकी ये जो बहुत अच्छा थॉट है कि जो वुमेन है, दोज वुमेन हु आर फ्रॉम लोअर कास्ट, वो तो फेस कर रही है डबल डिस्क्रिमिनेशन, है ना। एक तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो ही रहा है और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है, तो ये डबल डिस्क्रिमिनेशन की ये वुमेन्स के साथ में जो हो रहा है वो थ्योरी बी आर अम्बेडकर देते हैं। फिर ये सपोर्ट करते हैं कॉमन सिविल राइट्स को, चाहे कॉमन सिविल राइट्स हो तो यूसीसी की बात कर लो, यूसीसी की बात करोगे तो बी आर अम्बेडकर जी इसको भी सपोर्ट करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया किसमें, पास करने में हिंदू कोड बिल को, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस जितने भी होते थे उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। फिर ये सपोर्ट करते थे, देखो ह्यूमन राइट्स को, है ना, ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करते थे, और ये कहते थे ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तीन चीजें कर सकते हो आप, थ्री थिंग्स, है ना। एक तो एजुकेटेड, बी एजुकेटेड, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, ये तीन चीजें आप किसके कर सकते हो, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर ये तीन मेन एडवाइसेस देते हैं फ्यूचर जनरेशन को। सबसे पहली तो क्या, आप गांधीयन मेथड्स को छोड़ दो, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, इनको छोड़ दो। और क्यों छोड़ दो, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है ना, ये आपके जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको वीकन करता है, मतलब आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल में, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपकी श्रद्धा है, जो सिस्टम में आपकी श्रद्धा है, वो खत्म करता है। तो नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस जैसी चीजों को आप त्याग दें। फिर ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज नॉट सफिशिएंट, वी मस्ट अचीव सोशल डेमोक्रेसी, है ना, ये सोशल डेमोक्रेसी अचीव करने की भी बात करते हैं। और फिर लास्ट में ये जो थॉट है, बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट है, कि देयर शुड नॉट बी कंप्लीट सरेंडर, नहीं नेतृत्व आपको मिल जाए पर आपको उसको कंप्लीट सरेंडर नहीं करना है ना, अपना जो तार्किक चिंतन है वो जारी ही रखना है। फिर डॉक्टर अम्बेडकर है सपोर्टेड स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इट इज नेसेसरी टू एलिमेंट जो एलिमिनेट सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजीज है, जो अलगाववाद की जो जितनी थ्योरीज होती हैं, अगर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होगी तो वो अलगाववादी चुपचाप बैठे रहेंगे, ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर का मानना है। ये कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म दोनों को ये अपोज करते थे। देखिए एक एक देखो, हम लोग जितनी भी बातें कर रहे हैं ना, आपको आप ये रिलेट, वैसे अगर रिलेट करना चाहो ना, तो आप देखो हर थिंकर ने एजुकेशन के ऊपर कुछ बात की है, हर थिंकर ने पॉलिटिकल थॉट्स के ऊपर, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, या विमेन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके ऊपर, तो ये कॉमन कॉमन चीजें इनकी है। फिर देखो एक थिंकर है महर्षि अरविंद, है ना, आप इनको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में अरविंदो के नाम से जानते होंगे। ये भी देखो नियो वेदांता थिंकर हैं, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया है इंटीग्रल मोनिज्म का, है ना, इंटीग्रल मोनिज्म का ये कंसेप्ट देते हैं, और ये कहते हैं ब्रह्म, अकॉर्डिंग टू हिम ब्रह्म डिस्पाइट बीइंग स्पिरिचुअल इनकम्पासेस मटेरियलिज्म, ब्रह्म में भी मटेरियलिज्म है। और महर्षि अरविंद या अरविंदो की हम लोग बात करें तो हमने बिल्कुल शुरुआत में बात की थी कि जब हम जो डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन देखते हैं, तो वो जो महर्षि अरविंद है वो उसमें ऐड करते हैं कि जो फिजिकल एवोल्यूशन है, जो फिजिकल एवोल्यूशन है ना, वो तो खत्म हो चुका है, वो हो चुका है बिल्कुल बंद, और अब जो है इसके बाद में जो विकास होगा वो चेतना का विकास होगा, है ना, जो मेंटल एवोल्यूशन है वो होगा, और वो मेंटल एवोल्यूशन आपको ऐसी स्टेट में पहुंचाएगा जो मतलब सुपर ह्यूमन स्टेट होगी। तो महर्षि अरविंद इसके बारे में बात करते हैं। इनका जो कहना है कि जो सुप्रीम एलिमेंट ऑफ द वर्ल्ड है वो क्या है, सच्चिदानंद है, और सच्चिदानंद इज एक्सप्रेस्ड इन वेरियस फॉर्म्स इन वर्ल्ड, है ना, ये अलग अलग फॉर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। ये 8 लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसमें मैटर है, प्राण, मान, मन, मनस, सुपर मनस, आनंद, चित्त और सत, है ना, ये 8 ये लेवल्स बताते हैं किसके, डेवलपमेंट के। फिर ये कहते हैं एट प्रेजेंट जो डेवलपमेंट का लेवल है वो मनस तक पहुंच चुका है, और नेक्स्ट स्टेज जो होगी वो सुपर मनस की होगी, थ्रू विच इंसान इंसान जो पर्सन होगा वो एक्सपीरियंस करेगा सच्चिदानंद। This is called liberation, but he has emphasized collective liberation instead of individual liberation. आप मतलब collective liberation as a society को लेकर के चलो, ना कि आप individual के ऊपर ज्यादा फोकस करो। फिर from manas to the state of super manas,
विल बी अचीव थ्रू इंटीग्रल योगा। ये योगा की बात करते हैं हम, देखो योगा उसे एक तो तंग आ चुके हैं क्योंकि अब वापस से इंटीग्रल योगा आ गया। अब इतने टाइम से हम लोग योगा एंड स्पोर्ट्स में योगा पढ़ लिया, उसके बाद में हम लोग एथिक्स में 2-3 बार योगा देख चुके हैं, अब हम लोग बिहेवियर में थोड़ा पार्ट योगा का आता है। तो अब इंटीग्रल योगा क्या होता है ये देख लेते हैं। तो इंटीग्रल योगा, जैसे योगा की अपन ने बात की, तो योगा क्या था, टू यूनाइट। तो इंटीग्रल योगा इज नेसेसरी फॉर कलेक्टिव लिबरेशन, क्योंकि ये यूनिटी की बात कर रहा है इसलिए। और इसी के थ्रू डिवाइन लाइफ विल डिसेंड ऑन अर्थ, ओनली थ्रू दिस डिवाइन लाइफ विल डिसेंड ऑन अर्थ। फिर ये जनरल मीनिंग ऑफ योगा है, सोल को गॉड से, फाइनाइट को इनफाइनाइट से जोड़ने के लिए इन इंटीग्रल योगा, जो बहुत अलग अलग फॉर्म्स होती है योगा की, जैसे जो हठ योग है, राजयोग है, कर्म योग है, इन सब के बारे में बात होती है। फिर ये जो इंटीग्रल योगा है, इसमें देखो थ्रू दिस फिजिकल, मेंटल एंड बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, है ना। इंटीग्रल योगा से ये तीनों ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, और जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, 3 लेवल पे होगा। कौन से 3 लेवल हैं? प्रोसेस ऑफ आत्मिकता है, प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, और प्रोसेस ऑफ सुपर माइंड है। ये तीनों में क्या क्या होता है देखो, कि जो आत्मिकता का प्रोसेस है वो क्या कहता है, अंडर दिस द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ पर्सन डेवलप्स एंड नेगेटिव इमोशंस आर एलिमिनेटेड। जैसे ईगो हो गया, एंगर हो गया, ग्रीड, लस्ट, ये सारी चीजें एलिमिनेट हो जाती हैं। फिर दूसरा प्रोसेस जो आता है, प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, उसमें क्या होता है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ पर्सन डेवलप्स एंड ही अटेन्स नॉलेज, पीस एंड स्टेबिलिटी। ये तीनों चीजें उसको अटेन हो जाती है। फिर ये प्रोसेस ऑफ सुपर माइंड आता है, ये थर्ड और लास्ट लिंक ऑफ योगा है, एंड दिस इज द स्टेट ऑफ सेल्फ नॉलेज। इन दिस ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस आर एलिमिनेटेड, जितने भी डिफरेंसेस हैं वो सब इसमें एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भाई इंडियन और जो वेस्टर्न थिंकर्स थे, ये वाले टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। भगवत गीता, महात्मा गांधी, गांधीयन एथिक्स, ये सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब बहुत ज्यादा लेक्चर्स तो नहीं होंगे, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स सब बचे हुए हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको फिनिश करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।